अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। इस दुआ और उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं और अच्छे मिजाज में। देखिए नाज़रीन, जो अच्छा मिजाज है ना, ये शर्त है अच्छा दिन गुजारने के लिए, आने वाले अच्छे दिन गुजारने के लिए, आने वाली ज़िंदगी अच्छी बेहतरीन गुजारने के लिए। लेकिन क्या है कि हम इस बात पर इतना फोकस्ड नहीं होते हैं। जो हमारे आसपास की परेशानियाँ, जो मसाइल, जो उलझने होते हैं, हमने अपने आप को इतना उसके अंदर फंसा के रखा है कि हम शायद भूल ही गए हैं ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में कि खुश होना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिल की सेहत का तो हम अक्सर तस्करा करते ही हैं, लेकिन आज दिमाग की सेहत के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम इसके ऊपर बात करना पसंद नहीं करते, क्या वजह है कि हम अपने इतने मसलों को जानने की कोशिश नहीं करते, उनका हल तलाशने की कोशिश नहीं करते। अगर एक शख्स मुसलसल एंजाइटी का शिकार है तो क्या वजह है कि वो कोई हेल्प सीख नहीं करता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई छोटी छोटी बात पर ये गुस्सा कर जाता है, क्या वजह है? कभी आपने सोचा है कि इस गुस्से की वजह क्या है जिसकी वजह से हम अपने रिश्तों में बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते हैं, हम अपने प्यारे प्यारे लम्हात को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें आखिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या है, इस पर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बात करते हैं कि भाई काम बनते बनते बिगड़ गया, और हमने ये बात अपने बड़े बुज़ुर्गों से हमेशा सुनी है कि जो ज़बान है ये आपको फर्श से अर्श तक ले जाती है। तो मेरे ख्याल से कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अपना जो डायग्नोसिस है वो करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, डिनाइल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं। इज़ अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि हम जानते ही नहीं हैं कि हमें दरअसल मसला क्या है। अगर मुझे एंजाइटी है तो मुझे मालूम ही नहीं है कि एंजाइटी मुझे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हो रही है, तो उसकी रीज़न क्या है। या अगर मैं गुस्सा कर देती हूँ बहुत छोटी छोटी बातों पे जिसमें शायद सामने वाले का कसूर भी नहीं होता, तो मैं सोचे समझे बगैर एक डिनाइल में हूँ और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि हाँ मैं हर बात पे बिगड़ जाती हूँ। और इसके साथ दीगर जो मसाइल हैं, जो भी इस नफ्सियात में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, वो भी मौजूद हैं। अब इसकी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। तो ये जानना कि हमें कौन सा मसला है जो कि हम मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में देखते हैं कि हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये कितना ज़रूरी है? बेटा, मैं एक मिसाल से आपको जो है वो समझाता हूँ कि अगर लाहौर की शदीद गर्मी के अंदर हम किसी छत के ऊपर से एक पानी किसी बर्तन के नीचे लेके आते हैं, एक पानी हम एक इसी तरह रूम टेम्परेचर के अंदर से एक पानी लेते हैं और एक फ्रिज में से हम पानी निकालते हैं और तीनों को अगर हम बॉईल करने के लिए रखते हैं जी, तो कौन सा पानी कितनी जल्दी बॉईल हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि 100 डिग्री के ऊपर बॉईल होगा ना। तो अगर हम बाहर की गर्मी से लाएँ तो वो 55 डिग्री पे तो ऑलरेडी जा चुका है। कमरे के अंदर एवरेज 25 to 30 डिग्री होता है, तो ये 25 से 30 के ऊपर आएगा, और फ्रिज में से जो निकाला है वो 5 से 7 डिग्री पर आएगा। यानी इसको सबसे पहले कौन सा उबल जाएगा? जो छत पे से लाए थे। उसके बाद कौन सा उबलेगा? जो कमरे में था। उसके बाद कौन सा उबलेगा? जो कि फ्रिज में था। तो यही बेसिकली हम सबके साथ है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई, ये कभी भी छोटी बात पे गुस्सा नहीं आता। वो घूम रहा है 99 पे, तो वो जब घूम ही रहा है 99 के ऊपर, तो वो 1 डिग्री तो चाहिए होती है उसको फटने के लिए, उबलने के लिए। वो 99 पे घूम रहा है। इसी तरह दूसरा कौन से इसके ऊपर घूम रहा है, हमें अपने टेम्परेचर का नहीं पता कि इस वक्त हमारा टेम्परेचर चल क्या रहा है। इसीलिए क्या होता है कि आपको ही लगता है कि ये छोटी सी बात पे उबल गया। वो जो आपके जो बर्तन के ऊपर से आपका दूध और चाय उबल गई है, वो तो आखिरी डिग्री पे जाके उबली है ना। अच्छा, अब क्या हो गया कि हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको फूके मार के और ढकना हटा के, मैं आपके किचन के लोग देखते हैं तो इसलिए मैं इस तरह की एग्जांपल दे रहा हूँ, चूल्हा बंद नहीं कर रहे। तो भाई अगर हम चूल्हा बंद नहीं करेंगे और फूके मार मार के उसको जो है वो दूध और चाय को नीचे करने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? वो फिर फट जाएगा, क्योंकि चूल्हा तो चल ही रहा है, टेम्परेचर नीचे नहीं कर रहे ना। तो अगर एक इंसान अपनी आगाही ये नहीं करेगा कि मैं कौन से टेम्परेचर पे चल रहा हूँ, उसके लिए आसानी सिर्फ ये होती है कि जी वो कितनी जल्दी उसका दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, कितनी जल्दी उसकी पल्स तेज़ हो जाती है, कितनी जल्दी उसकी फड़फड़ाना शुरू हो जाती है, कितनी जल्दी उसका पेट के अंदर गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, कौन सी चीज़ उसको ऐसी लगती है कि यार ये बेयकीनी की है, नहीं होगी, जल्दी कर लूँ।
तो ये वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान अगर अपने आप को गेज करना शुरू करता है तो उसका समझता है कि यार इस वक्त मैं इस टेम्परेचर पे गुजर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, पॉज करना है, आँच धीमी करनी है। डॉक्टर साहब, इसके लिए तो पहले सबसे पहली बात तो बहुत ज़रूरी है ना कि हम रियलाइज़ कर लें कि हाँ मैं भाई ज़्यादती कर देता हूँ, अनयूजुअल गुस्सा या किसी के साथ बदतमीज़ी कर देना या बुरे अखलाक से बात कर लेना, ये बड़ा ज़रूरी है। हम सबने अपने वालिदैन का भी दुख उसमें दुखा देते हैं, बेचारे बच्चों को भी डांट डपट कर देते हैं, लेकिन फिर एक वो लम्हा कुछ लोगों की ज़िंदगी में आता है कि वो हो यार ज़्यादती हो, गलत कर दिया। लेकिन जो लोग उसको रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं वो उसमें बेहतरी कैसे लेकर आए? देखिए, जिस वक्त आप बात कर रही हैं ना कि जिस वक्त बंदा ये अमल कर रहा है, जो ये जिस वक्त ये रिएक्टिव मोड में है, जिस वक्त ये एग्रेशन मोड के अंदर है, तो उस वक्त तो जोश चल रहा है ना, होश थोड़ी। ये तो आप तो बात कर रही हैं होश की, तो ये तो जब जोश नीचे आएगा उसके बाद होश आएगा ना। होश और जोश एक साथ नहीं चल सकते। सारी मैनेजमेंट यही तो है इंसान की अपनी तरबियत करने की। कोई को सीखना ये है कि जोश में मैं होश का इतना दामन ना क्रॉस कर दूं कि मुझे रिग्रेट हो। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये तो वो अपनी तरबियत की बात है कि हम अपनी उस इमोशन इंटेलिजेंस पे कितना काम करते हैं कि जनाब मैं जोश के अंदर इतना होश तो नहीं खो बैठता कि बाद में बाज़ाफ़त आपको पता है सारी ज़िंदगी की रिग्रेट्स होते हैं, कुछ तो इरिपेरेबल होते हैं, कुछ रिश्ते ही टूट गए, तलाक ही हो गए, अब क्या करेंगे, अब क्या रह गया, मतलब उसके लिए किसी की जान चली गई, राइट। कोई अपना इस हद तक मायूस हो गया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश कर ली आपके इस सख्त अल्फाजों की वजह से। आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे ग्रेड नहीं आता तो सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो आप ये तो बाज़ा फिर पता लगता है यार काश इतना सख्त नहीं हुए होते, लेकिन उस पर्टिकुलर लम्हे के अंदर ही तो सारी गेम है। ठीक, तो डॉक्टर साहब इसके पीछे कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल किसी शख्स की नींद पूरी अगर नहीं हो रही है या नींद की कमी का वो मुसलसल शिकार है तो चिड़चिड़ापन उसमें। अब इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर बहुत चिड़चिड़ापन है तो उसकी रीज़न क्या है, डायग्नोसिस करना चाहिए, आप समझते हैं, या कोई और अदर रीज़न है? नहीं, देखिए पर्टिकुलरली बच्चियों के लिए थायराइड, कोई भी एक एंडोक्रिन सिस्टम का कोई भी गुदूद निज़ाम एक डिस्टर्ब होगा, सारे डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, उनके अंदर उनके ओवरीज हैं, उनके अंदर उनके पिट्यूटरी, आप खवातीन की बात कर रहे हैं? खवातीन की बात कर रहा हूँ। कुछ चंद ही ग्लैंड्स हैं जो मर्द और खवातीन में डिफरेंट होते हैं, बाकी एक कॉमन होते हैं। तो अगर आपका ये एंडोक्रिन सिस्टम आप चेक नहीं करा रहे तो ऑब्वियसली वो जिस्म के अंदर प्रेशर आ रहा है। ठीक, इसी तरह आपके जिस्म का कोई भी निज़ाम अगर उसके अंदर प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज़ है, कार्डियक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ प्रेशर आएगा ना, ये गुस्सा और एंग्जाइटी जिस्म क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रेशर आ रहा है ना। आप एक पाइप के ऊपर पानी होगा और आगे ब्लॉक होगा तो पीछे से पाइप हिलेगा ना, चलते हुए पानी की पाइप के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाए तो पाइप हिलेगा ना। तो ये जिस्मानी ज़रूरियात भी हो सकती हैं, मतलब जिस्मानी वजूहात की वजह से भी हो सकता है। फिर सेम हमारी जहनी फीड क्या कर रहे हैं, अगर सारा दिन इसी तरह की फीडिंग हो रही है तो उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो इस तरह का रिएक्शन जो है वो आ सकता है। नाउमीदी, मायूसी इस हद तक भी चली जाती है, उस पे भी जो है वो आ सकता है। प्रेशर, अच्छा एक होता है इसको असल और नकल कर नहीं पता, तो इसको परसीव प्रेशर और रियल प्रेशर एक ही जैसा लेता है वो। तो अब अगर आपने उसको प्रेशर लिया हुआ है, फिर उसकी घर के अंदर किस तरह की उसकी तरबियत हुई है, अगर सारी घबराहट की पैदावार है तो बच्चे को भी ज़ाहिर है वही जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ रही होंगी। तो ये तो डायग्नोसिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो आपको डायग्नोसिस करके ये बताता है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है, बट वजूहात मल्टीपल हो सकती है। और फिर हम ये ट्रांसफ़र भी कर रहे होते हैं अपनी अगली जो जनरेशन है, क्योंकि पेरेंट्स अगर लाउड हैं या आपके घर का एनवायरनमेंट अगर बहुत लाउड है, अगर बात बात पर वहाँ हर कोई चीख चिंगाड़ कर रहा है, लड़ रहा है आपस में, बच्चे दे आर अडॉप्टिंग द सेम मैनर। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप तो मैं तो आपके बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। ज़्यादातर हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो या तो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का एजाज़ दिया, या हम देखते भी हैं सिर्फ मक्के और मदीने की जो दोनों एक ही खित्ता है, उनकी टोन डिफरेंट है। मक्के के अरबी जो है वो ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते हैं और मदीने के जो अरबी हैं वो एक धीमी आवाज़ में बात करते हैं। हम भी एक कॉमन हम पंजाबी ज़्यादा लाउड होते हैं ऐसे ही है। तो वो क्या होता है कि आप कहते हैं उस इलाके के लोगों को गुस्सा बहुत आता है, उस इलाके के लोग ज़रा तेज़ बोलते हैं, आप सही ना। तो इसका आपकी जो बात है उसी को एको कर रहा हूँ कि जब ये मल्टीप्लाई होती चली जाती है तो ये जनरेशंस में चली जाती है, आइडेंटिटीज़ भी बन जाती है। अच्छा, इसका ताल्लुक हमारे किसी ट्रॉमा के साथ भी हो सकता है, बचपन के किसी या फिर हमारा जो करंट एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी शख्स को अपने दफ्तर में बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है या बहुत वर्कलोड है तो वो चीज़ें फिर हमें डिस्टर्ब करती हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं उसे, और वही एंजाइटी या स्ट्रेस हम घर भी लेकर आते हैं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और 4 महीने का होता है और एक फरिश्ता आता है और रूह फूंकता है, तो उसका हार्ड डिस्क बन जाती है, डेटा आना शुरू हो जाता है, जो जो हवास डेवलप होते चले जाते हैं, डेटा आता है। हमें दिन में 70 से 90 हज़ार ख़यालात आते हैं और उन ख़यालात पे हमारा इख्तियार नहीं है। हम उन ख़यालात को मतलब क्या देते हैं वो हमारे एहसासात और जज्बात बनाते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स। हमारी उस इमोशन बीइंग के जो रॉ मटेरियल है वो 90 हज़ार ख़यालात हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम उसको मतलब क्या देते हैं। जो हम उसको मतलब देंगे वैसे हमारे एहसासात जज्बात होंगे। अगर आप मुझे देख के जो आप मतलब निकालेंगे वैसे ही आपके एहसासात और जज्बात होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे साथ ये जो घर के हालात क्या हैं, ऑफिस के हालात क्या हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, मेरी बेबसी जो है वो किस लेवल की है, जो मैं करना चाहता हूँ उसके अंदर मेरा कितना यकीन है, और अगर ये हर तरफ से एक मनफी तरीके से अगर ये मुझे जवाब आएगा, घर से भी बच्चे से शुरू करते थे तेरे बस की बात नहीं है, तू तो रहने ही दे। तो इसी तरह दूसरे दोस्त कह रहे नहीं यार तुम तो रहने ही दो। ऑफिस के अंदर भी आपने कहा यार शायद इससे तो होगा नहीं, आपने उसका बिलीफ बना दिया कि तुम नहीं कर सकते। तो ये जब कंडीशनिंग आ गई तो हर चीज़ को सबसे पहले देखते के साथ ही कहेगा कि यार पता नहीं मुझसे, यानी आपने पहले ही उसको मतलब उसके जहन में डाल दिया डाउट, शक डाल दिया कि मुझसे होगा या नहीं होगा। जब वो, लेकिन अंदर प्रेशर तो आएगा, ख्याल तो आएगा, लोगों को तो देखेगा, तो ऑब्वियसली इसके दो एक्सट्रीम होते हैं, या एंग्जाइटी पे चला जाता है, वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। ये दोनों मतलब जो है वो एक्सट्रीम पे जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब ट्रैवल करते हैं या वेस्ट की एग्जांपल देते हैं या चले हम उनकी मूवीज़ का ही हवाला दे देते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी तल्ख बात को भी बड़े धीमे मिजाज में हमने ऑब्जर्व किया है कि उस तरीके से वो करते हैं। उनकी कॉन्वर्सेशन जो है वो बड़े एक लो पिच पे या लो टोन पर होती है। हम बड़ा वो ने कर देता हूँ, मैं नहीं छड़ना, ये वो बहुत ही लाउड जाकर हम लोग बात करते हैं। सो ये सिर्फ आपको इसी कॉन्टिनेंट का मसला लगता है कि हम थोड़े से एंगर इश्यूज जो हैं वो सिर्फ क्या इस खित्ते में हैं, या हम टू मच इमोशनल हैं कि फ़ौरन से पहले सोचे समझे बगैर अपने जज्बात का इजहार कर देना, लाउड हो जाना या मारने मुआरने पे उतर आना, या ये पूरी दुनिया में आपको लगता है कि ये एक मसला है लेकिन उन्होंने इस पर काम किया है, उसको काबू करने की कोशिश की है? देखिए मेरी तो ज़िंदगी पाकिस्तान में कम और बाहर ज़्यादा गुजरी है। आई लिव्ड ऑल माई लाइफ आउटसाइड पाकिस्तान। 4 बरे-ए-आज़मों में लास्ट 28 ईयर्स से मैं ये मतलब थेरेपीज़ एंड ट्रेनिंग करा रहा हूँ। हर इंसान को ये मसला है, हर इंसान को। गुस्सा जो है वो एक पॉजिटिव इमोशन है। ठीक है, मेरे मेरे अंदर एंगर होना चाहिए। अगर मेरे अंदर एंगर नहीं आएगा तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकूंगा। आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकती बेटा अगर आपको गुस्सा नहीं आए। तो एंगर जो है ये पॉजिटिव इमोशन है। इसका रवैया क्या होगा, इसको ट्रीट कैसे करूंगा मैं, इसका बिहेव कैसे करूंगा। एंगर को एग्रेशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एग्रेशन खतरनाक है, एग्रेशन पे क्वेश्चन है। तो सब दुनिया के अंदर अपने अपने खित्ते के हिसाब से लोग जो है वो इसकी एग्रेशन को कन्वर्ट होने से पहले किस तरह इसको हैंडल करते हैं। लेकिन अगर मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी की बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर ये मसला है। वहाँ उससे ज़्यादा मसला है, उससे ज़्यादा मसला वहाँ पे ज़्यादा मसला है, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यहाँ पे तो ठीक है ना, देखिए आपने गुस्सा उतारा, घर वाले ने कहा यार भी ज़रा पता नहीं क्या हो गया इसको, ये मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन समझ में आती है, तो उन्होंने कहा यार इसका जो है दिमाग खराब है, सही हो जाएगा खुद ही। अच्छा उसकी निकल भी गई, सामने वाले ने बर्दाश्त भी कर ली, और घर में कोई ना कोई एक हमदर्द आ भी गया जिसने कहा कि चलो ठीक है ठंडे हो जाओ। उधर ऐसा नहीं है ना, उधर तो उनके फैमिली सिस्टम ही नहीं है। तो वहाँ पर फिर ये होता है कि इसीलिए हर 40 सेकंड के बाद खुदकुशी तो वहाँ होती है ना, यहाँ तो नहीं होती है। ऐसे ना हर 40 सेकंड के बाद तमाम मादियत की परस्ती के बाद भी और हर आसूदगी के बाद भी वहाँ खुदकुशियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ डिप्रेशन की दवाइयाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, वहाँ एंग्जाइटी की दवाइयाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खित्ते में सपोर्ट सिस्टम। अब सपोर्ट सिस्टम का फिर प्रॉब्लम भी यही है कि ये 4 आदमी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये 4 आदमी एक दूसरे को उतार भी रहे हैं। ऐसे ही होगा ना, फिर ये उतारेंगे भी। फिर कुछ ऐसे बिलीफ वैल्यूज जो हमारे यहाँ आ गए हैं, बहुत जल्दी हमें बेइज्जती लग जाती है। हालांकि इतनी बेइज्जती को कोई बात होती जो है वो नहीं है, अना का मसला बन जाता है, अना का मसला बन जाता है। और या फिर अगर फिर आपके जो भी क्राउडेड बाजार है अगर हम वहाँ चलेंगे तो ऑब्वियसली किसी की कोहनी लग सकती है, गाड़ी है, सड़क लग सकती है तो लगेगी। तो वो वहाँ पे यहाँ पे इस हवाले से हम थोड़े जज्बाती हैं। कुछ हमारा फूड भी आपको पता है कि ये तो खाते ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, बेवक्त खाते हैं। मैदे के अंदर जब वो हजम नहीं हो रहा होता तो ऑब्वियसली वो गैस यहाँ भी चल रही होती है। तो हमारा लाइफ स्टाइल भी कुछ इस तरह का है कि जिसकी वजह से हम इजहार थोड़ा लाउड करते हैं। क्या वजह है आप समझते हैं एक ये भी कि ये जो
ग्रजेस हम अक्सर दिलों में पाल लेते हैं, और ख़वातीन जो है उसमें सबका नंबर उन्होंने काट दिया हुआ है कि अब अगली बार ये मुझे मिलेगी तो मैं अब इसको जो है ना वो बताऊंगी या पिछली बार का सबक याद करवाऊंगी। दिलों में थोड़ा सा रख लेना बातें, इसने मुझे इस तरीके से कहा था। आपको नहीं लगता कि ये हमारे अपने जहनों पर बोझ है जो हम हर वक्त उठाकर फिरते रहते हैं, और इससे शायद दूसरा तो परेशान हो ना हो लेकिन हम खुद बड़ी तकलीफ़ में होते हैं? मैं आपको बताऊं कि मेरे पास गायनेकोलॉजिस्ट बहुत रेफ़र करते हैं हमारे सेंटर में, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत केसेस हमें रेफ़र करते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट हमें इसलिए रेफ़र करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने दुनिया की हर चीज़ ऊपर से लगा ली है, मसला अंदर का है। अगर वो खातून हसद में जलती रहेगी तो चेहरे पे नूर कैसे आएगा? नूर तो बहुत बहुत बात की चीज़ है। वो जो दाने पिंपल जिनकी वो शिकायत कर रही है, वो अगर देखे, मैंने आपने कहा चूल्हा अगर बंद नहीं करेंगे ना, हसद का क्या मतलब है, ऑलवेज ऑन हीट। तो अगर आप चूल्हा ही बंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अब वो ये आपकी बात सही जो आपने बताई कि जी मैंने ग्रजेस रख ली, अगर हम लेट गो नहीं करेंगे, हम दरगुजर, इस मामले में मगरिब अच्छा है, इस मामले में मगरिब अच्छा है कि वो मुस्कुराते हैं, वो मुस्कुरा के ग्रीट करते हैं, जबकि हालांकि सलाम हमारे ऊपर वाजिब था लेकिन करते वो हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट हमें रखनी थी लेकिन वो रखते हैं। हम तो कहते हैं कि इसने तो मुझे पिछली बार सलाम नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूंगी। ऐसे ही है ये मतलब ये हमारे, आप ऐसे ही कह रहे हैं, आप इसी तरह के हमारे उसमें हमारी ज़ाहिर तरबियत, दीन से दूरी, इखलाकियात का फुकदान, और ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरह का एक माहौल हमारे यहाँ बनाया गया हुआ है, अदम बर्दाश्त से लेके और इज़्ज़त उछालने तक, तो ये वाली चीज़ें जो है वो, और फिर हमारे कानून भी नहीं इस तरह का कि आप किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा के आपको दंदनाते फिरें, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ जो तरबियत है, जैसे मैं आपको कनाडा की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा है कि ये आपका राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है जो कभी भी लिया जा सकता है। तो इसलिए अगर -40 हो रहा हो, बर्फ़ को तूफान आ रहा हो, दूर दूर कोई गाड़ी ना हो, लेकिन वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा, इसलिए नहीं कि डंडा लाएगा, इसलिए कि उसको सिखा दिया कि ये खतरनाक नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक किस्सा भी कोट करना चाहूँगी, और शायद मेरे लिए बड़ी सीख हुई इस वाक़े से, इसने मेरे पे बड़ा एक इम्पैक्ट रखा, तो शायद सुनने वाले भी इसको रिलेट कर पाएँ या समझ पाएँ। अ पर्सन वेरी नियर टू मी, बहुत मेरे क्लोज सर्कल में, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो हम लोग अक्सर अपने घरेलू मसाइल एक दूसरे से बात करते रहना। सो उसने कहा कि यार मुझे पता है कि ये इन लोगों ने मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर रखा या ये ठीक नहीं थे, लेकिन गलती मेरे में भी शायद है, एंड देन दैट गर्ल, सबके पास वो खातून गई और उसने सब लोगों से वन बाय वन गए कि शी अपोलोजाइज्ड। अगर मेरे किसी रवैये से, अब देखने वाले क्या कह रहे हैं, देखिया हो गई ना, यानी कि जो माफ़ करने वाले हैं वो उसके उस जेस्चर को भी अच्छा नहीं ले रहे कि हाँ चलो भाई अब ग्रजेस निकालो, ने देखो जी खून लाइन पे आ गई है, अब तो खुद इकरार। लेकिन उस खातून ने मुझे बताया कि उसके उस एक अमल ने उसको कितना ज़्यादा रिलीफ कर दिया। सही है, बिल्कुल कि ऐसे वो जैसे भी हैं, लेट देम बी, अच्छे हैं बुरे हैं, क्योंकि आप देखिए किसी की सामने वाले की फितरत को तो तब्दील नहीं किया जा सकता। उनकी अगर दिल में, दिमाग में अगर आपके लिए कोई बुरा एहसास है तो उसको शायद आप कोशिश कर सकते हैं निकालने की, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी से माफ़ी मांग लेते हैं या अपने दिल को हम डिटॉक्स कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, हर तरह का ग्रज निकाल लेते हैं, तो उससे हम बहुत हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ये रवैया बड़ा ज़रूरी है। हम अपनी साइकोलॉजी के अंदर यही कहते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसके अंदर खातून जो है वो कह रही है कि जी मेरे पास ये हो गया था, उन्होंने क्यों किया, और अब वो वाक़या ठीक है, वो गलत था, लेकिन 10 साल से आप उस वाक़े को खुद दोहरा रही हैं, तो आप कसूरवार कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है ना, वाक़या हुआ था, ठीक है, आप हेल्पलेस थे, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप खुद को लेट गो नहीं कर रहे। तो इस खातून को जिसका आपने एग्जांपल दी, उसने सबसे पहले जो माफ़ किया है ना, एक्चुअली उसने अपने एरिया को हील किया है, उसने अपने आप को माफ़ किया है। और दरगुजर के अंदर एक एडवांटेज ही यही है, फॉरगिवनेस का एडवांटेज ही यही है कि आप अपने आप को हील कर जाते हैं, और फिर आपका वैसे जो रब से ताल्लुक़ है उसकी वजह से आपको एक सुकून आ जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो एक सवाल है ना कि ये चले हमने उन लोगों से अपोलोजाइज कर लिया या हमने उन लोगों की बातों को लेट गो कर लिया जिनसे हमारा सोशलाइज करना है, या जो हमारे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या हमारे कोवर्कर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, उनसे हम इस तरह से, लेकिन अगर एक शख्स, फॉर एग्जांपल मैं मियाँ बीवी के रिश्ते की बात कर रही हूँ, उसमें इस तरह से लेट गो करना आप समझते हैं कि इतना ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है? क्योंकि 24 घंटे आप दो लोग एक छत के नीचे हैं, अगर वहाँ पे किसी एक का टॉक्सिक बिहेवियर हो तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इतना आसान नहीं होगा। 100% आपकी बात सही है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ते पे तो मेरे दीन ने बड़ा क्लियर कहा कि ये अदल और इंसाफ पे नहीं, एहसान पे चलता है।
मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लिए नहीं जीते तो उस रिश्ते में तो दरारें बहुत होती ही खूबसूरत होती बात, है। correct। तो आपको एक दूसरे के लिए जीना होता है, तो जब आप एक दूसरे के लिए जिएंगे तो फिर उसके अंदर ग्रजेस कैसे आएंगे? करेक्ट, ऐसे ही है ना, वो तो ये कि मैं उसकी ज़्यादा केयर करूँ, वो मेरी ज़्यादा केयर करे, मैं उसको ज़्यादा जो है वो आसूदगी पहुँचाऊँ, वो मुझे ज़्यादा आसूदगी पहुँचाए। तो वो रिश्ते अगर क्योंकि हमें नहीं सिखाए गए, नहीं समझाए गए, तो हमें यही तो बताया गया ना कि हम अगर लेट गो नहीं करेंगे तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला भी तो सारा दिन हमें लेट गो कर रहा है। अगर हमें हम दुनिया के आगे मैं कितने रियाकार ऐबों हूँ, पे पर्दा डला अपने हुआ आप है ना, उसने कहा मैं सतारुल अय्यूब हूँ, तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता हूँ, तुम्हें भी चाहिए अपने ऐबों पे पर्दा डालो। तो वो उसने तो एक तौबा का भी रास्ता खोल दिया, उसने वापस आने का भी रास्ता खोल दिया, उसने माफ़ी का भी रास्ता खोल दिया। हम उससे बड़े हो गए हैं कि हम कहते हैं कि जी हमें फॉरगिव नहीं करना चाहिए उस पर। और जिस तरह के रिलेशन की टॉक्सिक की आपने बताई है, हमने एंड के अंदर इनको उन्हीं खातून के आश्रय के ऊपर दुनिया से जाते हुए देखा है कि वो कमरे से भी इधर उधर हो जाए तो उनको ख्याल आता है, और गिड़गिड़ा के माफिया मांगते हुए भी देखा है। टू लेट है, खातून के लिए मुश्किल है। किसी के सामने भी अगर आप वो नहीं कर सकते तो अपने रब के सामने तो आप झुककर तन्हाई में तो कम से कम सरेंडर कर सकते हैं। ये अंदर से आएगा ना, ये ऐसे ही आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेरी गलती है और मैंने माफ़ी मांगी है, सामने वाला मुझे कम समझे या बड़ा समझे, मैं अगर अपने आप के अंदर मुतमईन हूँ और वो मुतमईन है, तो सामने वाला मैटर नहीं करता। करेक्ट। दुनिया को खुश करने जाएंगे तो फिर तबाह हो जाएंगे। वो ये ना हो ना कि बुढ़ापे में जब आप बैठे हो तो फिर अक्सर ऐसा होता है ना, बड़े बुजुर्गों को अक्सर मैंने बात करते हुए देखा है, सुना है कि बेटा वो काश ये काम ना किया होता, काश उस रिश्ते से कभी रिग्रेट्स फिर वो रह जाते हैं। तो ये रिग्रेट्स ना रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज को ही हम अपनी जो गलतियाँ हैं उसको संवार लिया जाए। तो अक्सर आप समझते हैं कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, ये एक उम्र, इसमें आप रीज़न समझते हैं, उम्र का हिस्सा समझते हैं कि उस हिस्से को आप पहुँचे होते हैं, या फिर ये रिग्रेट्स ही होते हैं कि अक्सर हम देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी चिड़चिड़े होते हैं घर में, या छोटी छोटी बातों को टॉलरेट नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि नहीं अभी बड़ा बर्दाश्त कर लिया, अब हम नहीं बर्दाश्त करते। क्या रीज़न आप बड़े बूढ़ों की तो पर्टिकुलरली जिस्मानी बीमारियां इस हद तक हमलावर हो चुकी थी उनके ऊपर। अभी खातून ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर वो कितनी भी दवाइयाँ खा ले, उससे पेट खराब होगा, दर्द कम नहीं होगा। तो जो एक बंदा दर्द में होगा तो ज़ाहिर है वो चिड़चिड़ा होगा। कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि जैसे आपको भी पता है शुगर की कोई इलाज नहीं है, आपको पता है ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, आपको पता है कार्डियक का कोई इलाज नहीं है, आपको मुस्तकिल दवाइयाँ खानी है, और मुस्तकिल दवाइयाँ भी ज़ाहिर है आपको मुतासिर करती हैं। तो इसकी वजह से भी एक मेन रीज़न होता है चिड़चिड़ापन का। दूसरा ये कि एक टाइम था जब इख्तिदार था, अब सामने वाले को भी पता लग गया कि आपका इख्तिदार डामाडोल हो चुका है, अब आप कमाने जैसे तो रहे नहीं है, अब आपकी हुकूमत चल नहीं रही है। तो बहुत सारे वो लोग जो अभी भी अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल के हुकूमत करना चाहते हैं, आप देख लेना जिसकी सीट जाती है वो मानता ही नहीं है मैं हार गया हूँ। तो वो ये भी वही है कि उनको लगता है कि अब हुकूमत कायम रहनी चाहिए, और वो हुकूमत जब चैलेंज होती है तो वो भी ज़ाहिर है उनको चिड़चिड़ापन करती है, बीमारियाँ उनको चिड़चिड़ापन करती हैं। और फिर ये भी है कि जब बंदा बैठ जाता है, पॉज हो जाता है, उसको फिर ये ख्याल आता है कि यार ये मैं क्या बेवकूफ़ी अहमकाना करता रहा हूँ। देखिए मेरा दीन कहता है कि रोज़ रात को अपना मुहासबा करके सो, जिससे ज़्यादती हुई उसको माफ़ करके और अपने आप को माफ़ करके सो। हम अगर सिर्फ ये प्रैक्टिस बना लें, आप यकीन माने इतना हल्के होकर सोएं, इतनी अच्छी नींद के ऊपर सोएं कि हमारी सेहत जिस्मानी भी बेहतर हो जाए, जहनी भी बेहतर हो जाए, रूहानी भी बेहतर हो जाए। लेकिन हम ये क्या करते हैं, हम तो आखिरी मिनट भी पता नहीं करके और पता नहीं क्या लेके सोते हैं कचरा। तो इसीलिए फिर हमारी नींदें भी इतनी अच्छी नहीं है, सुबह भी उठते हैं तो कोई रौनक नहीं है। तो इसका रीज़न ही ये है कि हमने अपने आप को, और हम रिव्यू भी तो नहीं कर रहे। तो अक्सर मैंने लोग देखे सुबह उठ के सबसे लड़ रहे होते हैं, सुबह उठ के सबसे झगड़ रहे होते हैं। मैं हमेशा अपने शो के आगाज़ में भी कहती हूँ कि अपने दिन का जो आगाज़ है, मेरा ये पेट सेंटेंस है, और मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ दिन का आगाज़ अच्छा करो खुदा के वास्ते, इंजॉय करो अपने सुबह के नाश्ते को, सुबह उठने को, अपने चाय के मग को। जब होगा ना बेटा, जब ये फ्रेश होगा, अगर रात को मैं कचरा डाल के सोया हूँ और सुबह तो उसी कचरे से ही बाहर आऊंगा ना। और इसीलिए फिर मैं वही कर रहा हूँ जो एक रोजमर्रा की मेरी जिंदगी है। तो इसको फ्री करना जरूरी है ना। सुबह सुबह ना बुलाए, कोई बात ना की जाए भाई, कोई बात मुझे ना बुलाएं भाई, अब ये एक डेढ़ घंटा तो कोई बात ना करे, कोई परिंदा भी पर ना यहाँ पे मारे, तो ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वहम का भी क्या कोई इलाज होता है, या ये एक मुहावरा ही बना हो? क्योंकि अक्सर बहुत सारी बातें या सिचुएशंस हम रिज्यूम कर लेते हैं या हम वहम का शिकार होते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? फॉर श्योर 100% इसका इलाज मौजूद है। हमें बहुत ज़्यादा गुमान नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुमान गुनाह हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें गुमान होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचना चाहिए। कुरान भी कहते हो अच्छा गुमान करो। ऐसे ही है ना, इसी तरह का जब जैसा गुमान करते हो रब तुमसे तो ऐसा ही मामला फरमाता है।
तो ये गुमान तो हमारी नेचर के अंदर है कि हम करेंगे ही करेंगे। बहुत ज़्यादा गुमान करेंगे तो फिर ज़ाहिर उस वहम के अंदर हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के हादसात इस तरह के होते हैं कि वो थोड़े से वहमी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिसके अंदर दिमाग के केमिकल्स इतने अप डाउन होते हैं कि बंदा फिर उस वहम के अंदर जो है वो चला जाता है, उस शक के अंदर चला जाता है, फोबिया से बन जाते हैं, फोबियाज बन से बहुत आगे चला जाता है, पैरानॉय हो जाता है बंदा ना। अच्छा। उसके बाद फिर वो इस तरह की होता है कि रियलिटी कॉन्टेक्ट से चला जाता है, डिल्यूजन डिसऑर्डर्स तक जो है वो चला जाता है। तो फिर उस ब्रेन केमिकल्स की वजह से भी और बाकी उसके जो भी हालात रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन की वजह से वो बहुत आगे तक चला जाता है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएंगे कि कितनी जहनी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली हमें ट्रांसफ़र होती हैं और ज़्यादा परसेंटेज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की है या फिर जीन्स की है? देखिए, हम जब भी जहनी बीमारी को डायग्नोस करते हैं तो इसके लिए एक प्रॉपर क्लिनिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जिससे थ्रू हमें पता लगता है कि हेरेडिटी से कितनी आ रही है और इन्वायरमेंट ने कितनी क्रिएट की है। लेकिन अगर जेनेटिकली आ भी रही है तो अब इस टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि इवन सेल की इन्वायरमेंट, ब्रेन की इन्वायरमेंट, आपकी अपनी इन्वायरमेंट से उसको कंटेन किया जा सकता है और उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, ये कन्फ्यूजन जो है ये एंजाइटी में, स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है, एंड देन वो एट द एंड एंगर में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम पीसफुली या किस तरह से पार कर सकते हैं या इससे गुजर सकते हैं, क्या किया जाए? हमारे जिस्म के अंदर दो दिमाग होते हैं, एक हमारा सर में होता है और एक हमारा सीने में होता है। ये दोनों दिमाग हैं, ये खाली बात नहीं है, ये मेडिकल मतलब प्रूवन मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसको भी अक्ल है, इसको भी अक्ल है, इसको भी समझ है, इसको भी समझ है। इसका ये है कि ये रिएक्टिव है। मैंने किसी को कोई बात सख्त कही है तो पलट के उसका चेहरा चेंज हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। ये वाला जो तुम्हारा कल्ब है ये भी रिएक्ट करता है लेकिन ये बाईपास भी करता है। छोटी सी एग्जांपल इस तरह है कि एक शख्स ने अगर मुझे गाली दी है तो मैं ऑब्वियसली पलट के या तो फॉरेन अग्रेशन में आ जाऊंगा कि मुझे किस बात पे गाली दे रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से प्रोसेस करता हूँ उस वाक़े को, तो मैं ये सोच सकता हूँ यार 8 अरब लोगों में पता नहीं इसने मुझे क्यों गाली दी है, या इसके साथ पता नहीं क्या गुजर रही है, भाई तो खैरियत से तो है, मैंने ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें गाली देने की ज़रूरत पेश आ गई उस पर। तो अब ये वाली जो बात है ये इस वाले ब्रेन ने नहीं, इस ब्रेन ने की है। एक्चुअली ये दरगुजर करता है। लेकिन अगर आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ यहाँ से प्लान करेंगे तो डिटेल्स मिस हो जाएंगी। ठीक। तो यहाँ से डिटेल्स चाहिए और इसकी राय चाहिए। तो आप अगर दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि उससे फिर आप एक बहुत अच्छी जो है वो सुन सकते हैं। खाली अगर आप एक की सुनेंगे तो उसके नतीजे मुख्तलिफ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, फौरी तौर पर हम देखते हैं कि अगर हमें किसी शख्स ने भी बात मुकम्मल नहीं हुई लेकिन हम उसका जवाब दे देते हैं, आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होना भी हमारे लिए कई दफ़ा हमें कुछ बातें दिल में रख लेनी चाहिए या उन पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, या अगर कभी किसी से पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं भी करेंगे तो कोई मालो दौलत में कभी नहीं आ जाएगी? हाँ, असल में यह तो अदाब के भी ख़िलाफ़ है कि आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई और मैं बीच के अंदर जो है वो आ गया। ये कम एहसास से कमतरी का भी है कि मैं अपने आप को किसी या अंदर से खाली होते हैं और ऊपर से प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं कि अंदर से खाली हैं लेकिन सामने से इनको प्रोजेक्ट करना है कि उनको ये ना पता लगे कि मैं अंदर से खाली हूँ। तो इसलिए पहले से जो है वो अग्रेसिव मोड के अंदर चले जाते हैं। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये सुन ही नहीं रहे होते एक्चुअली तो, क्योंकि इनका ख्याल ये कि हमें सिर्फ सुनानी चाहिए। और अगर ये आगे बढ़ जाती है बहुत, तो फिर तो ये बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की तरफ इशारा करती है कि इसकी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा मजरूपन मौजूद है। डॉक्टर साहब, जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं, अक्सर आप श्योर की बहुत सारी मदद शायद अपने बच्चों को भी आपके पास लेके आती होंगी, हमने फैमिली में बहुत सारे बच्चों को विटनेस की है जिनके जो एंगर इश्यूज़ हैं उनको मैनेज करना पेरेंट्स के लिए समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बहुत बज़िद हो जाते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। ये कहाँ से 2-3 चीज़ें हैं बच्चों के अंदर। अगर आपकी शुगर इनटेक बहुत हाई है, और अनफॉर्चुनेटली ये कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर तो उनके बेबी फार्मूले में भी शुगर डाल रखी है, तो आप अंदाज़ा करें शुगर इज़ अ चार्जर। शुगर जो है वो एक्साइट करती है और हर चीज़ के अंदर वो शुगर अगर उसकी है, या इसी तरह अगर आपकी ये चिप्स और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो स्टार्च है, ये सारी चीज़ें उनको एक्साइट करती है, तो हर वक्त वो उसमें आते हैं। दूसरी चीज़ अजाब ये है कि मोबाइल फ़ोन और स्क्रीन कि ये उनको जो है वो एक्साइट करता है। और तीसरा, बच्चा वो कॉपी कर रहा है जो वो देख रहा है। अगर उसके आसपास हर वक्त जो है वो इस तरह का है कि एंगर के साथ इशारा हो रहा है, घर में अगर चीख के बात की जा रही है तो वो भी चीख के बात करेगा। तो अगर इस तरह की ये तीनों कॉम्बिनेशन के बाद उस तरह जो है वो बच्चा जो है बनता है। बच्चे को सही करने के लिए अपने आप को पहले सही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लास्ट कोई टिप्स आप देना चाहें हमारे तमाम देखने वालों को जो आपको लगता है कि उलझनों का शिकार है या जो मसाइल का शिकार है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने पॉज लीजिए,
आज के दौर के अंदर मादा परस्ती में जितनी तेज़ी से भाग रहे हैं जी। उसमें एक्सीडेंट ही हो रहे हैं। तो आप जब ड्राइविंग के लिए कहते हैं कि भाई गाड़ी थोड़ी स्लो कर लीजिए, गाड़ी को बंद भी कर लीजिए, गाड़ी के पानी का वक्त भी दे दीजिए, उसको ठंडा भी होने दीजिए, हम बेतहाशा तेज़ भाग रहे हैं और या भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम लड़खड़ा रहे हैं, टकरा रहे हैं और गिर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। पॉज लेना शुरू करें, दिन के अंदर भी पॉज लेना शुरू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, और बहुत अच्छे टिप्स तमाम देखने वालों के लिए, और ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।